मेन एग्जाम्स कि जो फेशियल नर्व है ये 2/3 ऑफ द टंग की जो टेस्ट सेंसेशन है उसको कैरी करती है। टेस्ट सेंसेशन इज अ जनरल सेंसेशन और स्पेशल, इट इज अ स्पेशल सेंसेशन। तो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे दिस इज अ स्पेशल सेंसेशन कैरिड बाय फेशियल नर्व। एक एमसीक्यूज ये है, ठीक है। और ये भी एमसीक्यूज आया है, एमसीक्यूज के अंदर मैंने देखा है बहुत से एग्जाम में फेशियल नर्व की वो ब्रांच जो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है, दैट इज कॉल्ड कोडा टेम्पेनाई। उस ब्रांच का नाम क्या है? कोडा टेम्पेनाई। सो कोडा टेम्पेनाई इज द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व which will carry the taste sensation from the interior 2/3 of the tongue। क्लियर है? इसके बाद हमने बात की थी अबाउट द मोटर एक्टिविटी। फेशियल नर्व के अंदर जो मोटर फाइबर है वो सेंसरी फाइबर से कई गुना ज़्यादा है। मतलब है तो मिक्स नर्व, लेकिन इसमें सेंसरी फाइबर कम है और मोटर फाइबर ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फेशियल नर्व इज़ आल्सो हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ द आई। अगर हम आईज को क्लोज करते हैं दैट इज ड्यू टू फेशियल नर्व, और आईज को ओपन करने के लिए क्या चाहिए? ओकुलोमोटर नर्व, विच इज कॉल्ड थर्ड क्रेनियल नर्व। तो फेशियल नर्व इज हेल्प इन द क्लोजिंग ऑफ आई by innervating one muscle known as orbicularis oculi muscle। Very good, orbicularis oculi muscle, this is the muscle of eye which help in the closing of eye। देखें ये वो मसल है जो इस आई ऑर्बिट के इर्द गिर्द है, ये मसल का नाम है, और इस मसल की वजह से हम आई को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। लेकिन इस मसल को सप्लाई किस नर्व से मिलती है? फेशियल नर्व से मिलती है। बस दो चीज़ें याद रखें क्लिनिक के लिए। अगर एक बंदा है वो आई क्लोज नहीं कर सकता, उसकी फेशियल नर्व डैमेज है। अगर आई ओपन नहीं कर सकता तो थर्ड नर्व डैमेज है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं दिस फेशियल नर्व आल्सो हेल्प इन दी लिप्स मूवमेंट। ये लिप्स मूवमेंट के अंदर भी काम करती है। लिप्स मूवमेंट हेल्प इन दी लिप्स मूवमेंट। लिप्स मूवमेंट में ये इसलिए काम करती है कि लिप्स के लिए ये एक मसल को इनर्वेट करती है, एंड दैट इज वेरी गुड ऑर्बिकुलरस ओरिस मसल। ओरिस इज द वर्ड यूज फॉर ओरल कैविटी। तो लिप्स के साथ जो ओरल कैविटी का वर्ड आता है उसको हम ओरिस कहते हैं। ऑर्बिकुलरस दोनों है, लेकिन एक अकुलाई है और एक ओरिस मसल है। ओरिस से आप लोगों को अंदाजा होगा कि दिस इज नियर टू द ओरल कैविटी। क्लियर है? ये तीसरा फंक्शन है फेशियल नर्व की। फेशियल नर्व इसकी जो चौथी फंक्शन है, इट कैन इनर्वेट ऑल मसल्स ऑफ द फेस that is really required for expression, या it innervated facial expression muscle, innervated facial expression muscles। मतलब अगर हम facial expression दिखा सकते हैं by moving different muscles, that is due to which nerve? Facial nerve। There are around about 20 muscles in the face which is required for facial expression। तो ये आप लोगों ने ये पॉइंट भी याद रखना है। और अगर फेशियल नर्व डैमेज हो जाए, if a person cannot able to show any expression during different circumstances, that is called poker face। इसको क्या कहते हैं? पोकर फेस, POKER। पोकर फेस को हम एक्सप्रेशन लेस फेस भी कहते हैं, वो फेस जिसके अंदर एक्सप्रेशन नहीं होती, ठीक है। ये इसकी चौथी है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। फेशियल नर्व आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द माउथ। ये सिमेट्री ऑफ द माउथ को मेंटेन करती है। सो मेंटेन सिमेट्री ऑफ माउथ। ये एंगल ऑफ माउथ की सिमेट्री को मेंटेन रखती है। मतलब अपर लिप और लोअर लिप जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसको हम एंगल ऑफ माउथ कहते हैं। एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो लेफ्ट साइडेड एंगल ऑफ माउथ हैज टू बी सिमिलर टू द राइट साइड। अगर एक ऊपर एक नीचे हो तो इसको हम फिर फेशियल नर्व पॉलिसी कहते हैं। फिर उसका मतलब ये है कि एक साइड की फेशियल नर्व वीक है, उसकी पॉलिसी हुई है। तो जो एंगल ऑफ माउथ है राइट साइड का, वो इक्वली सिमेट्रिकल होना चाहिए किस साइड के साथ? लेफ्ट साइड के साथ। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सलाइवरी ग्लैंड। ये सिक्रीशंस बढ़ाती है। सिक्रीशंस मीन बॉडी की जो सलाइवा है, इट इज वन ऑफ द सिक्रीशन। तो इट इंक्रीज सिक्रीशंस। तो इसका मतलब ये है ये सलाइवरी ग्लैंड को इनर्वेट करती है। सलाइवरी ग्लैंड, ये एमसीक्यूज याद रखें। और सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? 3।
लेकिन वो सलाइवरी ग्लैंड जो फेशियल नर्व इनर्वेट करती है इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक क्या होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। गुड। सो दीज आर द टू ग्लैंड विच इज इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व। ये वो दो ग्लैंड है जो फेशियल नर्व क्या करती है, इनर्वेट करती है। इन दीज टू ग्लैंड कैन लीड्स टू व्हाट, सलाइवा प्रोडक्शन। वैसे सलाइवा प्रोडक्शन इट इज सेंसरी और मोटर इफेक्ट, इट इज अ मोटर इफेक्ट। सलाइवा का पैदा होना इट इज अ मोटर इफेक्ट, और ये सिक्रीशन है। इसलिए फेशियल नर्व की इस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा की प्रोडक्शन को हम सिक्रीटरो मोटर इफेक्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिक्रीटरो मोटर इफेक्ट, बिकॉज इट कैन कॉज सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरा ग्लैंड बट इट इज अ मोटर इफेक्ट। तो इसको हम सिक्रीटरो मोटर इफेक्ट ऑफ फेशियल नर्व भी कहते हैं। तो फेशियल नर्व का जो सिक्रीशन इफेक्ट है ना मोटर, वो सलाइवरी ग्लैंड पे है, और वो टोटल कितनी है, 3 होती है, लेकिन उनमें से कितनी सलाइवरी ग्लैंड पे, 2 पे, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। नेक्स्ट आते हैं जनाब, दिस फेशियल नर्व आल्सो इनर्वेट लेक्रिमल ग्लैंड्स इन द आई। ये आई के अंदर लेक्रिमल ग्लैंड को इनर्वेट करती है, एंड दैट विल लीड्स टू इंक्रीज टीयर्स प्रोडक्शन। मतलब आई से जो टीयर्स प्रोड्यूस होती है उसका कंट्रोल भी किस नर्व के पास है, फेशियल नर्व के पास है। तो यहाँ पे लेके इनर्वेट लेक्रिमल ग्लैंड्स, लेक्रिमल ग्लैंड एंड लीड्स टू इंक्रीज ऑफ लेक्रिमेशन। ये लेक्रिमेशन को बढ़ाता है। लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेशियल नर्व का वो ब्रांच बताए जो किस ग्लैंड को इनर्वेट करता है, लेक्रिमल ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर पेट्रूसल नर्व। ये एमसीक्यूज हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेटर पेट्रूसल नर्व। ग्रेटर पेट्रूसल नर्व इट इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व विच विल इनर्वेट लेक्रिमल ग्लैंड दैट विल लीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लेक्रिमेशन। इसको हम लेक्रिमेशन कहते हैं। अब देखें, अगर एक बंदा अच्छा करना चाहे उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। भाई अगर एक ऐसी नर्व है जो इंटीरियर 2/3 से टेस्ट सेंसेशन ले ले, तो ये कौन सी नर्व होगी, फेशियल नर्व। अगर हम अर्बिकुलरिस अकुलाई या ओरिस मसल या एक्सप्रेशन मसल को मूव करे, ये किस नर्व की वजह से है, फेशियल नर्व की वजह से। सलाइवा प्रोडक्शन और लेक्रिमेशन ये भी कौन करता है, फेशियल नर्व करती है। तो जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, ये वाला, दिस इज अ स्पेशल सेंसेशन, ये सेंसरी फंक्शन है। लेकिन नीचे जो मसल्स के साथ है ये क्या है, ये मोटर फंक्शन है। और ये किसके साथ है, सिक्रीशंस के साथ है। और बॉडी की सिक्रीशन हमेशा याद रखे तब बनती है व्हेन देयर इज पैरासिम्पैथेटिक स्टेट, जब क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक। अगर हम रेस्ट कंडीशन में है, अभी बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं, तो जो स्टेट हम पे तारी होता है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन अगर हम पे कोई इस तरह खौफ आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, तो फिर कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक। लेकिन जो सलाइवा है ना और टीयर है, ये अब तब इजीली प्रोड्यूस करते हैं व्हेन द बॉडी इज इन द पैरासिम्पैथेटिक स्टेट। ये पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीशंस है। अब जब इंसान को खौफ होता है या किसी चीज़ से ऑटोमेटिक डर जाता है, तो वो कहते हैं ना कि यार ऐसा लगता है कि पूरा माउथ ड्राई हो गया है। इसका रीज़न ये है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैन डिक्रीज द सिक्रीशन, पैरासिम्पैथेटिक विल इंक्रीज द सिक्रीशन। तो याद रखे फेशियल नर्व के अंदर 3 फाइबर्स है, सेंसरी फाइबर, मोटर फाइबर एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। याद रखे द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑफ फेशियल नर्व इज ऑन 2 एरियाज, सलाइवरी ग्लैंड एंड लेक्रिमल ग्लैंड। लेक्रिमल ग्लैंड से लेक्रिमेशन टीयर्स प्रोड्यूस करेगा और सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज करेगा, सलाइवा रिलीज करेगा। और फेशियल नर्व की वो ब्रांच जो लेक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करके टीयर्स प्रोड्यूस करे, उसका नाम क्या है, ग्रेटर पेट्रूसल नर्व है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और बात की तरफ आते हैं, फेशियल नर्व आल्सो हेल्प इन हेयरिंग्स। ये किस में काम करती है, हेयरिंग्स में। कल मैंने आप लोग को डिस्कस की थी ना, बिकॉज दिस फेशियल नर्व गिव अ ब्रांच टू द मसल्स इन द मिडल ईयर व्हिच इज कॉल्ड स्टेपीडियस। कल हमने बात की थी, और इसको हम क्या कहते हैं, नर्व टू स्टेपीडियस। उसका नाम था नर्व टू स्टेपीडियस। तो स्टेपीडियस इज अ मसल along with stapes is a bone which can dampen the high frequency sound। और इसको नर्व सप्लाई भी कहाँ से मिली है, फेशियल नर्व से मिली है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखे कि फेशियल नर्व विल हेल्प इन द हियरिंग बाय गिविंग अ ब्रांच टू विच मसल इन द मिडल ईयर, स्टेपीडियस। तो आप लोग इसके सामने लेके हेयर
facial nerve give a branch to the muscles in the middle ear is known as stapedius muscle. STAPEDIUS, stapedius muscles. और ये मसल जो है ये मिडल ईयर का होता है. अगर इसको हम सप्लाई देंगे इट विल हेल्प अस हेयरिंग ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड. अब यहाँ पे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत कम लोगों को पता होता है. देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम ब्रेन स्टेम को देखते हैं, दिस इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के बाद शायद क्या होता है, पोन्स. मिड ब्रेन के बाद पोन्स होता है और पोन्स के बाद हियर इज मेडुला ओब्लांगेटा. दीज 3 पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रेन स्टेम. इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं. अब हम फोकस करेंगे पोन्स के ऊपर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर हम पोन्स को फ्रंट से देखते हैं उसको इंटीरियर साइड कहते हैं, और अगर बैक से देखते हैं तो उसको पोस्टीरियर. आप लोग ऐसा इमेजिन करें कि इस पोन्स को अभी हम बैक साइड से देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पोन. लेकिन मिड ब्रेन, पोन्स और मिडुला के बैक साइड पे पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, एक्सीलेंट, सेरेबेलम. तो अगर हम पोन्स को बैक साइड से देखते हैं वी हैव टू रिमूव सेरेबेलम. हमने किसको रिमूव करना है, सेरेबेलम को. वरना हमें ये तीनों चीज़ें फ्रंट से तो नजर आएंगे लेकिन बैक से नजर नहीं आएंगी. उससे पहले हम सेरेबेलम रिमूव करेंगे. अब इधर पोन्स की बैक साइड पे एक एरिया होती है. इधर सिर्फ याद रखे द पार्ट ऑफ द पोन ऑन विच साइड, बैक साइड. पोस्टीरियर साइड इज कॉल्ड पोन्टाइन टेगमेंटम. याद रखना है, पोन्टाइन टेगमेंटम. पोन्टाइन टेगमेंटम इज द पार्ट ऑफ पोन प्रेजेंट ऑन द बैक साइड. और इस पोन्टाइन टेगमेंटम पार्ट के अंदर स्पेशल न्यूक्लियाई होती है. क्या होती है, स्पेशल न्यूक्लियाई. इधर देखे, एक इधर पे होता है फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियाई, सिर्फ आप लोग इमेजिन करें, और एक न्यूक्लियाई इधर होती है. एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है. ठीक है. अब इधर देखे, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स इन द ओरल कैविटी विच प्रोड्यूस सलाइवा. बताए, कोई नाम बताए. नंबर 1 इज पैरोटिड ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड. दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड. मतलब लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड है. इसके बाद हमारे पास कौन सा ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड. फॉर एग्जाम्पल सब लिंगुअल है, और इसके साथ क्या है, सब मैंडिबुलर. तो आज के बाद याद रखे टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स आर हाउ मेनी, 3. सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड. दीज 3 आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड. अब आइस के अंदर आते हैं. आइस के अंदर वो ग्लैंड जिससे हमें टीयर्स मिलता है, दैट इज कॉल्ड लैक्रिमल ग्लैंड. वेरी गुड. तो इसको हम लिखते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स इन दी आई एंड दैट विल इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व एंड रिलीज द टीयर्स. लैक्रिमेशन बढ़ाता है. अब याद रखें, फॉर एग्जाम्पल इस लैक्रिमल ग्लैंड से जो फाइबर गए हैं, फाइबर ये ब्रेन के साथ कनेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि ब्रेन की जो कंट्रोल है वो पूरी बॉडी पे होती है. छोटी सी छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके साथ है, ब्रेन के साथ है. अब इधर देखे, हाँ ये कौन सा ग्लैंड है, शायद लैक्रिमल ग्लैंड. ये कहाँ पे होता है, आइस के अंदर, जिससे हमें टीयर्स मिलते हैं. इसकी जो फाइबर है ये जनाब जाकर पोन्स के अंदर खत्म होती है. कहाँ पे खत्म होती है, पोन्स. और पोन्स के किस साइड्स पे, पोस्टीरियर साइड पे, इनसाइड द पोन्टाइन टेगमेंटम पार्ट. किस पार्ट के अंदर, पोन्टाइन टेगमेंटम पार्ट के अंदर, स्पेशली इन द सुपीरियर न्यूक्लियाई. एक पॉइंट ये है कि भाई न्यूक्लियाई इज नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इनसाइड द सीएनएस. तो जो लैक्रिमल ग्लैंड की कनेक्शन है वो किस पार्ट ऑफ द ब्रेन के साथ है, पोन के साथ है. फ्रंट के साथ है कि बैक, बैक के साथ है. किस पार्ट में जाकर जाते हैं, पोन्टाइन टेगमेंटम पार्ट के अंदर, किस न्यूक्लियाई में, सुपीरियर न्यूक्लियाई में. क्लियर है. इधर देखिए, फिर ये फाइबर कहाँ से जा रहे, शाबाश, सबमैंडिबुलर. और ये फाइबर कहाँ से जा रहे हैं, हाँ जी, सबलिंगुअल. और ये जब आगे जाएंगे दोनों की इंफॉर्मेशन एक होती है एंड दे आल्सो गोज एंड एंड इन दी सुपीरियर न्यूक्लियाई. तो इस सुपीरियर न्यूक्लियाई का एक नाम बन गया. इस सुपीरियर न्यूक्लियाई से अगर ये सुपीरियर न्यूक्लियाई जनाब कुछ करे, ये अगर बॉडी को कुछ सिग्नल दे, तो ये सिग्नल कितनी चीज़ों पे आएगा, 1 2 3. उसमें से 2 सलाइवरी ग्लैंड है और एक क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है. तो अगर ये न्यूक्लियस हम छेड़े तो सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ेगी, कह रही, तो सेलिवेशन होगी. सेलिवेशन मीन सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ेगी और साथ में क्या होगी, लैक्रिमेशन. इसलिए इस न्यूक्लियाई का नाम है
सुपीरियर सिलेवेटरी लेक्रिमेटरी न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर मतलब ऊपर है ना, सुपीरियर है, और इससे हमें क्या मिलती है? सलाइवा एंड टीयर्स, लेक्रिमेशन। तो इसका नाम है सुपीरियर सिलेवेटरी लेक्रिमेटरी न्यूक्लियस। लेकिन बुक में लेक्रिमेटरी मेंशन नहीं है। इसका ज़्यादा इफेक्ट लेक्रिमेटरी एक है और सिलेवेटरी कितनी है? दो। तो इसका सिंपल नाम दिया है सुपीरियर सिलेवेटरी न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर सिलेवेटरी न्यूक्लियस। इधर फिर से देखें, लिखना नहीं है ये भाई, ये जो तीनों ग्लैंड है ना, ये तीन जो मैंने ड्रा किए हैं, दिस इज प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी, ये माउथ के अंदर है, सलेवरी ग्लैंड है। लेकिन ये कहाँ पे है? आइस, ये लैक्रिमल ग्लैंड है। लैक्रिमल ग्लैंड आंख के अंदर टीयर्स प्रोड्यूस करती है, जिसको आंसू कहते हैं। टीयर्स इज अ सिक्रीशन, और इन ग्लैंड से हमें क्या मिलता है? सलाइवा। सलाइवा इज अ सिक्रीशन। याद रखे कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है, हम देखिए लैक्रिमल ग्लैंड की जो फाइबर है वो जाकर पोन्स की बैक साइड पे ऊपर वाले न्यूक्लियस में एंड हो जाती है, और जो सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल है, इन दोनों की फाइबर भी कहाँ पे जाती है? सुपीरियर न्यूक्लियस में जाती है। तो अगर इस न्यूक्लियस को मैं छेड़ूं तो सिर्फ ओरल कैविटी पे इफेक्ट आएगा या आइस को भी, या दोनों को आएगा? तो आइस से सिक्रीशन टीयर्स की बढ़ेगी और जो सलाइवा है वो भी बढ़ेगी। तो ये न्यूक्लियस ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, तो क्या है? सुपीरियर। और इससे हमें सलाइवा मिलेगा कि नहीं? तो इस न्यूक्लियस का नाम क्या है? सुपीरियर सिलेवेटरी न्यूक्लियस। ये पॉइंट समझ आ गई कि नहीं? दिस कॉल्ड सुपीरियर सिलेवेटरी न्यूक्लियस। Superior salivary nucleus is present in which part of the brain? Answer is pons, on the back side inside the pontine tegmentum, which control lacrimation and salivation. ये MCQs है। लेकिन एक salivary gland रहता है, that is known as parotid gland। अभी तक इसकी बात हमने नहीं की है। The largest salivary gland in the human body is a parotid gland। ये याद रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि दिस पैरोटिड ग्लैंड, इससे भी हमें सिक्रीशन मिलेगी ना, इससे भी हमें क्या मिलता है? सलाइवा मिलता है। तो इसका कनेक्शन जो ब्रेन के साथ है वो इस न्यूक्लियस के साथ है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर और इंफीरियर। इंफीरियर। तो इस न्यूक्लियस को हम अपना नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस। मैं आप लोग को गारंटी से कहता हूँ, जिसका एग्जाम पास है या नहीं है, हाउस जॉब वाले भी जाकर पूछे, किसी को नहीं पता होगा। लेकिन दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स क्वेश्चन कि भाई इफ पेशेंट कैन नॉट एबल टू प्रोड्यूस सलाइवा स्पेशली फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड, किधर से? पैरोटिड ग्लैंड, विच न्यूक्लियस इन द पोन्स विल बी डैमेज? इंफीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस। क्योंकि जो पैरोटिड से जो कनेक्शन है वो कहाँ पे जाती है? इंफीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस। और अगर एक बंदा टीयर प्रोड्यूस नहीं कर सकता और सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल से सलाइवा नहीं दे सकता, तो उसका कौन सा न्यूक्लियस खराब है? सुपीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस खराब है। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखे। तो भाई लेमन वर्ड में, बहुत आसान जुबानी में, अगर मैं आज देखे कोई बंदा मुझे यह बताए अगर मेरा पैरोटिड ग्लैंड है उससे सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ब्रेन के अंदर किस न्यूक्लियस की वजह से? इंफीरियर सेलेवेटरी, पैरोटिड की बात कर रहा हूँ। और अगर सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये किधर से होता है? सुपीरियर। लेक्रिमेशन कहाँ से होता है? लेक्रिमेशन आई से होती है, लेकिन कौन सी न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करेगी? सुपीरियर सेलेवेटरी। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखने हैं, बहुत जरूरी है। अब एमसीक्यूज आप लोग कहोगे कि सर ये जो सेलेवेटरी न्यूक्लियस है ये किन किन नर्व्स ने कंट्रोल की है? याद रखे, द कंट्रोलर फॉर सुपीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस, आंसर इज फेशियल नर्व। ये कौन सी नर्व है? फेशियल नर्व। तो क्वेश्चन ये है, फेशियल नर्व ये कंट्रोलर है किस चीज की? सुपीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस से। शायद बताएगा सुपीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? वेरी गुड, सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर, इससे सलाइवा मिलेगा, और लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स मिलेंगे। और इन तीनों की जो कंट्रोल है वो सुपीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस करती है, जो किस नर्व के अंडर काम करती है? फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व की फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इट इनर्वेट सलाइवरी ग्लैंड ओनली सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, और आई के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड। क्योंकि इन तीनों का जो कनेक्शन है वो किस न्यूक्लियस के साथ होता है? सुपीरियर सेलेवेटरी न्यूक्लियस के साथ है। अब एक ग्लैंड रहता है जो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है ओरल कैविटी के अंदर, उसका नाम क्या है? हमजा, सोना नहीं है यार, आप लोग सोए हुए हो सारे।
एक्टिव बैठ जाए, ठीक है ना, शाबाश। हाँ, एक ग्लैंड रहता है ओरल कैविटी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट है, अभी तक हमने उसको नहीं पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। ये कहाँ पे जाकर काम करता है? इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। और अगर इस न्यूक्लियस की हम बात करें, दिस विल बी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्लासोफेरेंजियल नर्व। एमसीक्यूज, ग्लासोफेरेंजियल नर्व विच इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 9, ये भी हम पढ़ेंगे। ये कौन सी नर्व है? 9 है। क्लियर है भाई? आसान बात है। सलाइवरी ग्लैंड कितनी है टोटली? 3 है। देखे, 3 सलाइवरी ग्लैंड है और आई के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड है। लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस ऑफ टीयर्स, लैक्रिमेशन। और सलाइवरी ग्लैंड की जो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड है, इन दोनों की और लैक्रिमल ग्लैंड की कंट्रोल किस न्यूक्लियस के पास है? सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। और वो किस नर्व की काम है? फेशियल नर्व। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड अगर सिक्रीशन देगी तो वो किस न्यूक्लियस की काम है? इंफीरियर सैलिवेटरी। और वो किस नर्व की काम है? ग्लासोफेरेंजियल। तो सलाइवा प्रोडक्शन में टोटली कितनी नर्व काम करती है? 2 पैरोटिड के लिए ग्लासोफेरेंजियल और रिमेनिंग 2 के लिए फेशियल नर्व। लेकिन एमसीक्यूज ये है, बाय विच न्यूक्लियाई? फर्स्ट 2 आर सुपीरियर सैलिवेटरी और नेक्स्ट 1 इज इंफीरियर सैलिवेटरी, and both these 2 nuclei are present in the pontine tegmentum part present on the back side of pons. Clear है? फेशियल नर्व असल में हमने कल पढ़ी है, लेकिन यह है कि फेशियल नर्व हम कहते हैं कि ये सिक्रीशंस देती है। और सिक्रीशन सेंसरी है, मोटर है या पैरासिम्पैथेटिक है? शाबाश, पैरासिम्पैथेटिक एंड मोटर है, सिक्रीटो मोटर है। तो इसका मतलब दीस फाइबर आर दी पैरासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर ऑफ फेशियल नर्व। असल में ये फेशियल नर्व ही है। फेशियल नर्व के कई ब्रांचेज है, ये इसकी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है। आपसे अगर कोई पूछे कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड कनेक्ट इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, तो हम किस नर्व की बात करेंगे? ग्लासोफेरेंजियल नर्व की। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज ये है, फेशियल नर्व इनर्वेट हाउ मेनी सैलिवरी ग्लैंड? ये फिर से बता रहा हूँ, 2। बट इट कैन नॉट इनर्वेट विच ग्लैंड? पैरोटिड। बट इट पासिस पोस्टीरियर टू पैरोटिड ग्लैंड। अगर ये पैरोटिड ग्लैंड है ना, इधर देखें, जो फेशियल नर्व इस तरह जाती है ना, तो ये किस ग्लैंड के पीछे से जाती है? पैरोटिड ग्लैंड की पोस्टीरियर जाती है। अब एमसीक्यूज में आता है, which one of the following is the relation of facial nerve to parotid gland? Medial to it, lateral to it, interior to it and posterior to it. Answer is posterior to it. कि फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड की पोस्टीरियर जाती है लेकिन इसको इनर्वेट नहीं करती। तो एमसीक्यूज 2 आएंगे। अ पेशेंट रिमूव पैरोटिड ग्लैंड, अगर एक पेशेंट ने पैरोटिड ग्लैंड रिमूव किया है तो सर्जन अगर गलती करे तो वो एक्सीडेंटली इसके पीछे से किस नर्व को डैमेज कर सकती है? फेशियल नर्व को। So पैरोडिक्टोमी, removal of the parotid gland increase the risk of facial nerve damage because it is lies in the close proximity to parotid gland on the back side. तो ये पॉइंट लेके कि parotid gland removal can leads to accidental removal of facial nerve. शाबाश। तो इसमें लोग गलत होते हैं ना, पैरोटिड ग्लैंड का फेशियल नर्व के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके साथ वो मतलब ये कि नियर बाई गुजरती है, तो गलती से सर्जन पैरोटिड ग्लैंड रिमूवल के दौरान उसको भी क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। लेकिन जो पैरोटिड ग्लैंड की अपनी कंट्रोल है वो किस नर्व के पास है? ग्लासोफेरेंजियल नर्व के पास है। ठीक है, तो एक सेंटेंस फिर से रिपीट करता हूँ। पैरोटिड ग्लैंड रिमूवल इंक्रीज द रिस्क ऑफ फेशियल नर्व डैमेज। कौन सी नर्व डैमेज? शायद फेशियल नर्व डैमेज। और ये कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट फेशियल नर्व एंड इट्स एनाटॉमी, रिलेटेड एनाटॉमी। ये जो कल मैंने छोड़ा था कंसेप्ट, ये सैलिवेटरी न्यूक्लियस थे और दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम क्वेश्चंस। इसके बाद फेशियल नर्व वाजो जी पोंटोमेडुलरी जंक्शन, मतलब पोंटोमेडुलरी जंक्शन, वहां से मोटर फाइबर निकलकर फेस की जितनी मसल है उसको सप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके जी, तो क्लियर है? ओके, गुड क्वेश्चन। लैक्रिमल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन ईच साइड। लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है, ज्यादा होती है, नंबर्स ऑफ ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस टीयर्स इन द वन आई, ये ज्यादा होती है, लेकिन एवरीवन इज इनर्वेटेड बाय सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। सब एक ही जगह पे जाते हैं और सबकी कंट्रोल किसके पास है? फेशियल नर्व के पास है। क्लियर है? गुड
क्वेश्चन, एनीवन इन दिस कंसेप्ट या क्लियर है? फिर से पॉइंट याद रखें, पैरोटिड ग्लैंड इज इनर्वेटेड फॉर सलाइवा, विच नर्व? पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा बाय द हेल्प ऑफ विच नर्व? ग्लोसोफेरेंजियल। बट पैरोटिड ग्लैंड रिमूवल के दौरान एक्सीडेंटल डैमेज टू फेशियल नर्व, मतलब पैरोटिड ग्लैंड अगर सलाइवा दे सकती है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की वजह से, लेकिन फेशियल नर्व उसके पीछे से गुजरती है, तो गलती से कभी कभार पैरोटिड सर्जरी में हम किस नर्व को डैमेज कर सकते हैं? फेशियल नर्व को डैमेज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। नेक्स्ट लिखे क्रेनियल नर्व नंबर 8, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। सीएनएस का मेजर पार्ट ही एक क्रेनियल नर्व है, फिर आगे तो सीरियस में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो, और ये बुक में 2-2, 3-3 लाइन है, बस उन लोगों ने जान चुड़ाई है, नाम सारे लिखे हैं हेडिंग में लेकिन एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ठीक है ना। एंड यू पीपल नीड टू एक्सप्लेन एंड गेट द कंसेप्ट। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, दिस इज द क्रेनियल नर्व नंबर 8, 8 नंबर क्रेनियल नर्व है। C.N स्टैंड फॉर क्रेनियल नर्व 8, ये 8वीं क्रेनियल नर्व हम पढ़ेंगे, क्योंकि फेशियल नर्व कौन सी थी? 7वीं है, तो ये 8वीं क्रेनियल नर्व है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की जो नेचर है, इट इज सेंसरी नर्व, याद है ये क्या है? ये सेंसरी है। क्रेनियल नर्व नंबर 1 विच वाज ओल्फैक्टरी नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 2 विच वाज ऑप्टिक नर्व, एंड 8 वेस्टिबुलोकोक्लियर। मैंने कौन कौन सी नंबर बताई? 1, 2 और 8, ये तीनों सिर्फ सेंसरी है, ये तीनों क्या है? सेंसरी है, याद रखिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कल मैंने खुद एफसीपीएस वो तैयारी में भी देखा है और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, और ये मैंने बताया भी था, जितनी भी चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ब्रेन की तरफ, दे आर सेंसरी, ये क्या होती है? सेंसरी। और फिर जो ब्रेन सिग्नल नीचे सेंड करेगी वो क्या है? वो मोटर है। याद रखिए कि जितने भी सेंसरी चीज़ें हैं, जितनी भी सेंसरी है, दे आल फर्स्ट टर्मिनेट इन द थैलेमस, ये कहाँ पे जाते हैं? थैलेमस में, एक्सेप्ट वन नर्व विच इज ऑल्फैक्टरी नर्व, फर्स्ट नर्व। मतलब ये है, अल्फैक्टरी नर्व हमने जब पढ़ी थी तो मैंने ये जिक्र की थी कि जितनी भी सेंसेशन है, जितनी भी सेंसरी फाइबर है, ये कहाँ पे जाकर टर्मिनेट होते? थैलेमस में। लेकिन कौन सी नर्व वहाँ पे नहीं जाती? अल्फैक्टरी। अल्फैक्टरी नर्व का काम विजन में है कि स्मेल में है? शाबाश, स्मेल में है। विजन में ऑप्टिक नर्व है, ये स्मेल में है। तो एक एमसीक्यूज ये भी आया है, a patient presented to you with loss of all sensation, या all sensation will be gone if there is damage to thalamus except answer smell sensation। अगर thalamus खराब हो भी जाए फिर भी इंसान को smell sensation खराब हो नहीं होगी, because it is controlled by olfactory nerve and it is not terminate in the thalamus। ये indirect question पूछते हैं। तो 2 क्वेश्चन याद रखे कि all fiber from the lower to upper they will terminate in thalamus except which nerve? Olfactory। all sensory functions will be gone if damage to thalamus except olfaction। ये दोनों चीजें याद रखें, क्लियर है? ओके जी, ये क्रेनियल नर्व नंबर 8 है। इसकी नेचर आप लोग लेके, इसकी नेचर क्या है? शाबाश, मोटर या सेंसरी? दैट इज अ सेंसरी, ये सेंसरी है, ये सेंसेशन को कंट्रोल करती है, इट इज अ सेंसरी फाइबर। इसकी आप लोगों ने याद रखना है कि इसका जो ओपनिंग है, किस ओपनिंग से ये गुजरेगी? ये 7th नर्व के साथ ही जाती है, इंटरनल अकोस्टिक मिएटस। हमने बात की थी ना, 7th नर्व इंटर होती है इंटरनल अकोस्टिक मिएटस, एग्जिट होती है स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन से। ये सिर्फ इंटरनल अकोस्टिक मिएटस से आती है, लेकिन स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन के साथ इसका कुछ भी नहीं है। तो आप लोग लेके इसकी जो ओपनिंग है, दैट इज इंटरनल अकोस्टिक मिएटस। और ये भी सबको पता होना चाहिए, इंटरनल अकोस्टिक मिएटस दिस इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये किसका पार्ट है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का पार्ट है। ओके जी, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, इसकी जो फंक्शन है ना, इसका कंपोनेंट्स लेके, कंपोनेंट्स कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की कंपोनेंट्स कितनी है, इसको देख के ना इस नर्व से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वेस्टिबुलर कंपोनेंट एंड कोक्लियर कंपोनेंट। वेस्टिब्यूलोकोक्लियर है ना, एक वेस्टिबुलर पार्ट है और एक कोक्लियर पार्ट है। देखे कंपोनेंट्स में आप लोग लेके 2 कंपोनेंट्स कि दिस नर्व इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट। नंबर 1 यहाँ पे आप लोग लेके
वेस्टिबुलर पार्ट, और यहाँ पे क्या लिखना है, कोक्लियर पार्ट, वेस्टिबुलर पार्ट एंड कोक्लियर पार्ट। अब यहाँ पे देखें, इसका जो वेस्टिबुलर पार्ट है ना इस नर्व की, द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ दिस नर्व इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बैलेंस। ये किसके लिए होता है, ये बैलेंसिंग के लिए होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक जैसा बैलेंस। तो इसमें आप लोग यहाँ पे नीचे इसका फंक्शन लेके, इसलिए ये आप लोग एमसीक्यूज में आएगा कि इसकी ये वाहिद नर्व है जो कितनी कंपोनेंट से बनी है, 2 कंपोनेंट। भाई फेशियल नर्व एक ही नाम है, ट्राइजेमिनल नर्व उसकी ब्रांचेस 3 है, इसलिए उसको ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लियर, ओकुलोमोटर सारी एक, लेकिन वेस्टिबुलो कोक्लियर इसके अंदर कितनी चीजें हैं, 2। तो इसका जो वेस्टिबुलर पार्ट है उसमें जो एक्सॉन्स है या जो फाइबर्स है वो मेनली जो हमें काम देंगे, दैट इज व्हाट, शाबाश, दैट इज इक्विलिब्रियम या बैलेंस। तो मेंटेन इक्विलिब्रियम और बैलेंस, मेंटेन इक्विलिब्रियम और बैलेंस, ये बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगी। शायद समझ आ गई ना। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए, if a patient can hear properly but they don't have any balance in the head। भाई अगर देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम आवाज़ सुनते हैं, मैं किसी का आवाज़ सुनना चाहता हूँ प्रॉपरली, तो मुझे उसको सही तरीके से ध्यान देना होगा। अगर मैं दौड़ रहा हूँ, मैं आवाज़ सही तरीके से सुनूंगा नहीं। इसका मतलब आवाज़ सुनने के लिए बैलेंस भी चाहिए। क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। अगर एक बंदा आवाज़ सुन सकता है लेकिन वो इनप्रॉपर सुनता है बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग प्रॉब्लम, तो इसका इस नर्व के अंदर कौन सा पार्ट डैमेज होगा, वेस्टिबुलर पार्ट डैमेज होगा। लेकिन अगर एक बंदा है वो कहते हैं कि मैं सुन नहीं सकता, दैट विल बी कोक्लियर पार्ट डैमेज। कोक्लियर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। ये किसके लिए होता है, हेयरिंग के लिए होता है। तो आज के बाद आप लोगों को 2 फंक्शंस इसके जो वर्ल्ड वाइड समझे जाते हैं वो 2 है। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व फिलहाल कितनी काम करता है, 2, बैलेंसिंग एंड हेयरिंग, याद रखिए। सो द नर्व विच हेल्प इन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम एज वेल एज हेयरिंग, दैट इज वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। तो इसका हिदायत कौन सा पार्ट हेयरिंग में काम करेगा, कोक्लियर पार्ट, और इसका कौन सा पार्ट आप बताएं बैलेंस में काम करेगा, वेस्टिबुलर पार्ट। ठीक है, तो ओके, बैलेंस में सिर्फ हेड एरिया के हम बात कर देंगे, बिकॉज होल बॉडी बैलेंस इज मेनली कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। ये कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। इसको हम कहते हैं सेरेबेलम इज कॉल्ड स्मॉल ब्रेन, इसको हम स्मॉल ब्रेन कहते हैं। द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेबेलम, वो स्मॉल ब्रेन है, वो कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल करता है। आपके चलने के दौरान आपकी आंखों का देखना, आपकी हेड, ये इन सब में सेरेबेलम। ये किस चीज़ की बैलेंस, ये जब हम सुनते हैं तो सुनने के दौरान जो वेव्स आती है ना, उसको अपनी कान का सही तरीके से डायरेक्ट करना, वो बैलेंस ये मेंटेन करता है। क्लियर है। तो अगर बैलेंस खराब हो जाए तो फिर वेस्टिबुलर पार्ट का मसला होगा। अगर कोक्लियर पार्ट खराब हो जाए तो उसमें शाबाश हेयरिंग का मसला होगा। लेकिन एक एमसीक्यूज आता है कि अगर फॉर एग्जांपल इधर देखें, दिस इज अ बंडल ऑफ एक्सान, ये वो बंडल है जो बैलेंस को कंट्रोल करेंगे। दिस विल बी विच पार्ट, वेस्टिबुलर पार्ट। अगर ये वो ऐसे बंडल ऑफ एक्सान है जो हेयरिंग को कंट्रोल करेंगे, सो दीज एक्सान विल बी कोक्लियर पार्ट। और ये दोनों जब आपस में जाकर एक दूसरे के साथ मिलती है इस तरह और एक बंडल में जाती है, दिस इज वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। इससे फिर क्या बन जाती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। तो इस नर्व की ये वाला कौन सा पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट है, कोक्लियर पार्ट है। अब याद रखें, यहाँ को भी कैंसर हो सकती है, मैलिग्नेंसी, ट्यूमर हो सकती है, और इस पार्ट को भी क्या हो सकती है, कैंसर या ट्यूमर हो सकती है। 90% अगर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के अंदर कैंसर हो जाए, दिस इज द ओनली नर्व विच अंडरगो कैंसर। हमने अभी कैंसर की कोई जिक्र नहीं की, जितनी भी नर्व पड़ी है, लेकिन एक नर्व को कैंसर के चांसेस ज्यादा होती है। 2 तरह की चीजें याद रखें। अगर फॉर एग्जांपल इधर देखें, ये फेशियल नर्व है, ये मार्कर है, ये फेशियल क्या है, नर्व है। अगर कैंसर ओरल कैविटी में अपनी है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, उन एरिया का क्या है, कैंसर है। लेकिन वो कैंसर मेटास्टेसिस कर चुका है, वो फैल चुका है, और इसने किसको इन्वॉल्व किया है, फेशियल नर्व। इसको हम फेशियल नर्व कैंसर नहीं कहेंगे, इसको हम सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट। भाई कैंसर तो है कुछ और जगह पे, लेकिन स्प्रेड हुआ है किसको, फेशियल नर्व को। तो इसकी प्राइमरी कैंसर है या सेकेंडरी, सेकेंडरी है।
भाई एक नर्व इधर पड़ी है, कैंसर इधर लोअर लिप में है, वो इस नर्व को जा चुकी है, ये कौन सी कैंसर है? सेकेंडरी। लेकिन अगर एक नर्व से खुद कैंसर निकली है तो वो क्या है? वो प्राइमरी कैंसर है। सो द मोस्ट कॉमन नर्व इन अ क्रेनियल नर्व व्हिच इज ऑलवेज हैव द इंक्रीज रिस्क फॉर प्राइमरी कैंसर आंसर इज वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। लेकिन एमसीक्यूज आप लोगों को इस तरह डायरेक्ट नहीं आएगा, वो कहेंगे कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के अंदर अगर कैंसर हो जाए तो इसके फिर किस पार्ट के अंदर कैंसर के चांसेस ज्यादा है, वेस्टिबुलर पार्ट के अंदर या कोक्लियर पार्ट के अंदर? 90% ऑफ द कैंसर इन दिस नर्व विल बी सीन इन द वेस्टिबुलर पार्ट। ये किसके अंदर होता है? वेस्टिबुलर पार्ट। तो वेस्टिबुलर पार्ट इंक्रीज रिस्क फॉर व्हाट? कैंसर। ये कैंसर के लिए बहुत ज्यादा जो है ना रिस्क होता है, क्लियर है? और ऐसा कैंसर, शायद ऐसा कैंसर जो किस नर्व को हो जाए? वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की किस पार्ट को? वेस्टिबुलर पार्ट को। द कैंसर इज कॉल्ड अकॉस्टिक न्यूरोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज कॉल्ड अकॉस्टिक न्यूरोमा। अकॉस्टिक न्यूरोमा इज अ कैंसर दैट इज अकोरिंग इन द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, क्लियर है? तो भाई मैंने जो खुद एग्जाम दिया था ना पीएमडीसी में, अब याद रखे मैंने खुद ये चीज फेस की है, स्टेप 1 में भी और लकीली स्टेप 2 में भी। इस तरह क्वेश्चन है कि अकास्टिक न्यूरोमा के अंदर किस क्रेनियल नर्व की डैमेज होगी? 5, 6, 8। आंसर इज 8। वेस्टिबुलोकोक्लियर इज विच क्रेनियल नर्व? 8। तो अकास्टिक न्यूरोमा इज अ कैंसर विच अफेक्ट विच नर्व? 8 नर्व। लेकिन अगर 8 में से आप लोगों से कोई पूछे कि कौन सा पार्ट, वेस्टिबुलर और कोक्लियर, आंसर इज वेस्टिबुलर पार्ट, क्लियर है? एक्सीलेंट। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे 2-3 चीजें जो याद रखें ऐड करता हूं कि अकास्टिक न्यूरोमा का दूसरा नाम है श्वानोमा। श्वानोमा। अकास्टिक न्यूरोमा इज आल्सो नोन एज श्वानोमा। तो श्वानोमा इज अ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कैंसर। अकास्टिक न्यूरोमा इज आल्सो अ वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व कैंसर। लेकिन मैं 2 चीजें रिपीट करूंगा कि अगर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व में कैंसर हो जाए तो ज़ेब किस पार्ट को ज्यादा होगा? वेस्टिबुलर पार्ट। और अकास्टिक न्यूरोमा पेशेंट में हियरिंग से ज्यादा मसला बैलेंस का होगा। इस बंदे को सर के चक्कर ज्यादा आएंगे, दैट इज कॉल्ड वर्टाइगो। तो अकास्टिक न्यूरोमा पेशेंट प्रेजेंट विद इनिशियली बैलेंसिंग प्रॉब्लम, लेटर इट विल लीड टू हियरिंग लॉस। बाद में उसको क्या होगी? हियरिंग लॉस होगी। ये पॉइंट अप, और ये चीज हम डिटेल में फिर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह व्हेन वी डू ईएनटी के अंदर, क्लियर है? ओके। जो चक्कर आते हैं ना, इट इज कॉल्ड वर्टाइगो। वर्टाइगो हैज अ मेनी रीजंस। फॉर एग्जांपल कभी कभार आप चले एक ऐसा करें कि आप किसी झूले में जो है ना पार्क में जाए, उसके बाद आपको चक्कर, बिकॉज यू आर स्पिन यूर सेल्फ सो मच दैट कैन नॉट डिटेक्टेड बाई सेरेबेलम कि नाउ यू आर वेयर, कि आप कहाँ पे है। तो आप कहते हैं कहीं पे जाकर थोड़ा सा बैठ जाते हैं ताकि सेरेबेलम को सेंस हो जाए कि तुम हो कहाँ पे, क्योंकि वो स्पिनिंग मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है, इसकी रोटेशन इतनी स्पीड से होती है कि वो बॉडी डिटेक्ट करती नहीं है। वो भी वर्टाइगो है। वर्टाइगो इज आल्सो सम ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स भी होती है। लेकिन सम वर्टाइगो पेशेंट व्हेनेवर वी सी इट मे बी द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। और ऐसा कैंसर जो इनर ईयर से निकल सकता है, वेस्टिबुलोकोक्लियर से निकलता है, और वो वर्टाइगो करा सकता है, दैट विल बी अकॉस्टिक न्यूरोमा। सो ऑल वर्टाइगो पेशेंट not mandatory, not necessary that those people have acoustic neuroma, but acoustic neuroma patient must have vertigo, clear है? अब इधर आते हैं, मोशन सिकनेस इज समथिंग एल्स, वो कुछ और चीज है, ठीक है? मोशन सिकनेस ये तो जब बंदा गाड़ी में जाता है उसको उल्टियाँ मतलब आती है, कभी कभार सर के चक्कर और उल्टियाँ, वो कीमो ट्रिगर जोन का मसला होता है, वो हम ब्रेन में ये मोशन सिकनेस की मैकेनिज्म को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज स्कोपोलामीन। इसके अंदर हम कौन सा ड्रग देते हैं? स्कोपोलामीन। ये भी हम पढ़ेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। प्रेगनेंसी के अंदर अर्ली इन द मॉर्निंग इन द फर्स्ट फ्यू डेज देयर विल बी नोजिया एंड वॉमिटिंग टू फीमेल। इसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग सिकनेस। 2 चीजें याद रखें, अगर गाड़ी में जाने के बाद आपके सर के चक्कर आ जाए और उल्टियाँ करे बंदा, इसको हम कहते हैं मोशन सिकनेस। क्या कहते हैं? मोशन सिकनेस। द ड्रग इज स्कोपोलामीन। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में अर्ली फ्यू डेज के अंदर फीमेल कंप्लेंट नोजिया वोमिटिंग, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस। द ड्रग ऑफ चॉइस इज विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है ना? तो ड्रग ऑफ चॉइस विटामिन B6 है मॉर्निंग सिकनेस में, और स्कोपोलामीन इन द मोशन सिकनेस। बट सिकनेस से रिलेटेड जितनी भी टर्म है वी विल डिस्कस दिस इन फार्माकोलॉजी, और इसकी मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे।
ठीक है जी, ओके। अब बात, और मोशन सिकनेस उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि जो गाड़ी में बैठकर मुख्तलिफ एरियाज की व्यू देखता है, स्पेशली इन दोज एरिया जहाँ पे रोड के अंदर टर्न ज़्यादा हो। अगर आप मरी वाले रोड से गए हो कभी, तो उसमें कितनी टर्न है, ज़्यादा है ना, वो तो पहाड़ी इलाका है ज़्यादा, तो उसमें जब बंदा इधर उधर देखते तो आपकी सेरेबेलम एक पॉइंट में एक चीज़ को पिन पॉइंट कर नहीं सकता, तो फिर आपकी जो पूरी पेरिस्टालिसिस है वो रिवर्स होकर आपको वोमिटिंग लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग, जिन लोगों को ये मसला होता है कि यार मुझे गाड़ी में जो है ना ये उल्टी आती है, उसको तो या तो पहले हम प्रोफाइलेक्टिकली एक एंटी इमेटिक देते हैं, कोई एक ऐसे टेबलेट देते हैं जिससे जनाब उसकी जो है ना वो सिविरिटी कम हो ड्यूरिंग द सफ़र। और अगर एक उस बंदे को ये भी बताते कि भाई आप जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो आप कोशिश करें नीचे दे के या कोशिश करें सोया करें, ताकि आपको जो है पता ना चले। जब वो अपने हेड को टर्न करता है ईच इन मूवमेंट के साथ, फिर उस पर सर के चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे। ओके जी, अब आते इधर देखें, द पार्ट ऑफ द एयर, ये पूरा एयर जो कल मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड ऑरिकल। इसको हम क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं। इसको पिन्ना भी कहते हैं। ऑरिकल इज आल्सो नोन एज पिन्ना, मतलब जो कान हमें नजर आता है ना बाहर से, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं। ओके, इस ऑरिकल के बाद इधर देखे जो इस तरह केनाल गया है ना, केनाल, दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी केनाल। इसको ऑरिकुलर केनाल या ऑडिटरी केनाल भी कहते हैं। ऑडिटरी केनाल, इसको ऑडिटरी केनाल, और ये जाकर खत्म होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। फिर से द पार्ट ऑफ द एयर वी सी फ्रॉम आउटसाइड, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाना है। वो एयर जो बाहर से नजर आता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑरिकल। इसके बाद क्या होता है, ऑडिटरी केनाल, और ये जाकर कहाँ पे खत्म होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको एयर ड्रम कहते हैं, कान का पर्दा भी कहते हैं। ये हाँ कितनी चीजें मैंने बताई, 3। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एयर, इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एयर। इसके बाद यहाँ पे 3 बोन्स होती है, इनकस, स्टेपिस एंड मेलियस और मसल स्टेपिडियस। इस एरिया को कौन सा एयर कहते हैं, मिडल एयर। अब यहाँ पे देखें जो इनर एयर है, इसके अंदर इस तरह सर्कल शेप की जो है ना कुछ स्ट्रक्चर पा जाती है, लेकिन वो सर्कल एक दूसरे को इस तरह फॉर एग्जांपल मीट नहीं करती। हम अगर एक सर्कल ऐसा ड्रा करिए, फुल सर्कल है कि हाफ है, फुल है, लेकिन ये क्या है, ये हाफ है। हाफ मीन सीमी, सीमी मीन हाफ, और ये सर्कल है, इसको सीमी सर्कुलर केनाल्स कहते हैं। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ईएनटी में। मतलब इनसाइड द इनर एयर देयर इज हाफ सेमी सर्कुलर केनाल। ये 3 होती है, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, याद रखें, ठीक है। लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है आइडिया आ जाए। सेमी सर्कुलर केनाल इज द पार्ट ऑफ इनर एयर। ये किसके अंदर होता है, इनर एयर। भाई फिर इसके अंदर इस तरह बहुत सी राउंडेड शेप की, इस तरह एक स्नेल टाइप की एक शक्ल जो है ना, एक एरिया होती है, इसको हम कहते हैं कोक्लिया पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कोक्लिया। इस कोक्लिया के अंदर अल्लाह ताला ने हेयर लाइक स्ट्रक्चर पैदा की है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब यह है, जब साउंड वेव्स आती है तो वो वाइब्रेट करती है, और जब वो वाइब्रेट करती है तो वो साउंड वेव्स को ऊपर ब्रेन की तरफ डायरेक्ट कर देती है। तो इधर देखिए इसके अंदर सेल बॉडी है। भाई इनर एयर की बात कर रहा हूँ, इनर एयर, दिस इज कॉल्ड विच एयर, इनर एयर। इनर एयर इज अ ब्रेन और इट इज पीएनएस। सीएनएस है कि पीएनएस, एयर एयर, सीएनएस इज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये पीएनएस है, आउटसाइड है। अब बात यह है कि इसके अंदर अगर इस कोक्लिया में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी हुई है तो इसको गैंग्लियन कहेंगे कि न्यूक्लियस, गैंग्लियन। द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस इज कॉल्ड गैंग्लियन। लेकिन ये गैंग्लियन किस पार्ट में है, कोक्लिया, इसको कॉक्लियर गैंग्लियन कहते हैं। और इन गैंग्लियन से अपने अपने क्या निकले होंगे, एक्सान्स, और ये बंडल जब एक्सान की मिलेगी, एक्सान की बंडल्स ऑफ एक्सान इन पीएनएस इज कॉल्ड नर्व। लेकिन ये किस पार्ट से निकली है, कोक्लिया, तो इट विल मेक कोक्लियर नर्व, ये कोक्लियर पार्ट बनाएगी। लेकिन जो सेमी सर्कुलर केनाल है ना, इधर देखिए यहाँ से अपनी बंडल निकलेगी। सेमी सर्कुलर केनाल इन द इनर एयर इज कॉल्ड वेस्टिबुलर अपैरेटस। इसको क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर। तो यहाँ से जो बंडल निकलेगी वो कौन सी पार्ट होगी, वेस्टिबुलर पार्ट। और ये जब दोनों आगे आती है दोनों, तो ये कंबाइंड होकर इस तरह जाती है, और इन दोनों को हम फिर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं। सो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व अराइजेस फ्रॉम द इनर एयर। ये कहाँ से अराइज होती है, इनर एयर, और क्रेनियल कैविटी को एंटर करेगी बाय विच ओपनिंग, इंटरनल अकास्टिक मीटस, एंड दे रीच टू द ब्रेन स्टेम
स्पेशली एट pontomedullary जंक्शन विच विल हेल्प इन द हेयरिंग एंड बैलेंस। ये किस में काम करेगी? हेयरिंग एंड बैलेंस। अब आप लोग की वो बात आ रही है, जो कोक्लियर पार्ट है ना, कोक्लियर, ये स्पेसिफिकली किसके लिए जाएगी? हेयरिंग के लिए, हायर सेंटर में। लेकिन जो वेस्टिबुलर पार्ट है, इधर देखिए, ये आप लोग बताए जल्दी, व्हाट इज दिस? मिड ब्रेन, हाँ, पोन्स एंड मेडुला। ये जब इधर pontomedullary जंग, इसके पीछे ये सारा क्या पड़ा है? सेरेबेलम। जब वेस्टिबुलर पार्ट इधर आती है तो वो अपनी फाइबर किसके साथ शेयर करती है? सेरेबेलम के साथ, कि यू आर द कंट्रोलर, हेल्प मी द बॉडी टू बी अ लिटिल बिट बैलेंस। ये बैलेंस में फिर काम करती है। तो वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ दिस 8 cranial नर्व शेयर देयर इंफॉर्मेशन विद सेरेबेलम फॉर कीपिंग द बैलेंस। लेकिन जो कोक्लियर पार्ट है वो ऊपर जाती है मिड ब्रेन की तरफ। वो इधर से आके कहाँ पे जाती है? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन की बैक पे याद है इंफीरियर कोलिकुलाई एंड सुपीरियर। तो ये कहाँ पे जाएगी? इंफीरियर। सुपीरियर में तो ऑप्टिक नर्व जाती थी ना, ये इंफीरियर कोलिकुलाई में। फिर ऊपर थैलेमस में मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, किस में जाएगी? मीडियल। और लेटर में कौन जाती थी? हाँ जी, विजुअल। जो न्यूरोलॉजिस्ट बनता है ना, इधर देख, ये याद रखे, लाइट का मतलब ऑप्टिक है कि क्या है? और जब कोई चीज हम सुनते हैं वो म्यूजिक होता है ना ज्यादा, इसका मतलब ये है कि दिस एल फॉर लाइट इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। कि जो लाइट के साथ मेन चीज है ना ऑप्टिक, वो किस में जाएगी? लेटरल जेनिकुलेट। और जो एम के साथ है म्यूजिक, हेयरिंग के लिए है, वो कौन सी जेनिकुलेट है? मीडियल जेनिकुलेट। लेटरल जेनिकुलेट और मीडियल जेनिकुलेट बोथ आर प्रेजेंट इन दी थैलेमस। ये कहाँ पे है? थैलेमस। और फिर थैलेमस से ये ऊपर जाके ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो हायर सेंटर है हियरिंग के लिए, वहां पे खत्म हो जाती है। बात समझ आ गई कि नहीं? फिर से सुन ले। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व दे स्टार्ट फ्रॉम द इनर ईयर। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इनर ईयर, गोइंग टुवर्ड द ब्रेन। और ब्रेन की तरफ जब जाएगी तो किस ओपनिंग से पास होगी? इंटरनल अकोस्टिक मिएटस। फिर इस नर्व के अंदर कितनी पार्ट है? 2, वेस्टिबुलर पार्ट और कोक्लियर पार्ट। जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो सेरेबेलम के साथ जाकर ज्वाइन करके बैलेंस में काम करेगी। और जो कोक्लियर पार्ट है ये ऊपर इधर आएगी मिड ब्रेन में, इंफीरियर कोलिकुलाई। और इंफीरियर कोलिकुलाई से फिर फाइबर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाएगी ऑफ द थैलेमस, और उसके बाद ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और हम आवाज सुन सकेंगे। ठीक है, एक पार्ट में जाएगा, मेनली एक पार्ट जाएगी कोक्लियर वाला। जो वेस्टिबुलर है उसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेरेबेलम के अंदर खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बैलेंस के साथ काम करता है। कोक्लियर ऊपर जाता है। मैं 2 चीजें बताऊंगा। सुपीरियर कोलिकुलाई इन द मिड ब्रेन रिसीव व्हिच फाइबर? ऑप्टिक और वेस्टिबुलोकोक्लियर? ऑप्टिक। व्हिच बॉडी इन द थैलेमस विल रिसीव ऑप्टिक? लेटरल जेनिकुलेट। मीडियल जेनिकुलेट विल रिसीव कोक्लियर, वेस्टिबुलोकोक्लियर। और जो नीचे इंफीरियर कोलिकुलाई इंफीरियर है वो भी कोक्लियर पार्ट रिसीव करेगी। लेकिन अभी तक जो एमसीक्यूज आए हैं ना, मैं आप लोगों को 3 चीजें बता रहा हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हाई यील्ड बताया ताकि जहन में कंसेप्ट बैठ जाए, क्योंकि इस पे बहुत से फिर हम ड्रग पढ़ेंगे, पैथोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, आसान हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट याद रखें कि द नर्व विच हेल्प इन द हेयरिंग एंड बैलेंस इज कॉल्ड वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। दिस नर्व हैज अ मेन ओरिजिन फ्रॉम द इनर ईयर एंड गोइंग टुवर्ड द ब्रेन हायर सेंटर। ये नर्व किस ओपनिंग से पास होगी? इंटरनल अकोस्टिक मिएटस। इस नर्व का काम बैलेंस भी है और हेयरिंग भी है। लेकिन इस नर्व में अगर कैंसर हो जाए तो मेन किस पार्ट को होता है? वेस्टिबुलर पार्ट। इन द कैंसर इज कॉल्ड अकोस्टिक न्यूरोमा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ये नर्व डैमेज हो जाए, द पेशेंट विल नॉट एबल टू हेयर प्रॉपर्ली एज वेल एज हैविंग नो बैलेंस। अगर पूरी डैमेज हो जाए, अगर कोक्लियर पार्ट चली जाए, बैलेंस होगी लेकिन वो सुन नहीं सकेगा। अगर कोक्लियर मेंटेन है, ये वाली चली जाए, वो सुन सकेगा लेकिन उसकी बैलेंस नहीं होगी। बस ये मेन 2-2, 3-3 पॉइंट है। और ये प्योर सेंसरी है। जो चीज़ एयर से, नाक से, पाँव से ऊपर जाती वो सेंसरी होती है। तो एयर से ऊपर जाने वाला ये फाइबर क्या है? ये सेंसरी फाइबर है। एक और पॉइंट आप लोग याद रखें कि भाई इधर देख, व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ द एयर? आरिकल। व्हाट इज दिस? आरिकुलर कैनाल। इस कैनाल के अंदर कभी कभार छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई जनाब जाकर कोई बॉल बेरिंग या भाई स्कूल में खेलते चाक वगैरह फंस जाता है, देखे ना, इसको कहते हैं FBO, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। इसको क्या कहते हैं? फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो बच्चे फिर इस कान से सुनेंगे नहीं, अगरचे उस बच्चों का इनर ईयर में ये नर्व ठीक है, लेकिन इस नर्व तक बात आने के लिए एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर से तो जाना होगा ना।
अगर ऐसा हेयरिंग लॉस जिसमें अब यहाँ पे नर्व का मसला है या कंडक्शन का मसला है, कंडक्शन का, चले जी ये नहीं है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट है, पर्दा जो है ना वो पड़ चुका है, परफोरेट है, सुनेगा वो बंदा नहीं। किसका मसला है? कंडक्शन या नर्व का? कंडक्शन का। ये भी ठीक है, स्टेपीज खराब है, फिर भी किसका मसला है? एनी हियरिंग लॉस, हर वो हियरिंग लॉस ईएनटी का रूल है, एनी हियरिंग लॉस इसका अगर मसला या एक्सटर्नल ईयर में होया मिडल, इट विल कॉज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये क्या कराएंगे? कंडक्टिव। लेकिन अगर एक बंदा यहाँ तक आवाज ला तो सकता है लेकिन उसकी ये नर्व खराब है, ये ऊपर ब्रेन तक बात नहीं ले जा सकती, फिर भी वो आवाज नहीं सुनेगा, इसको न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूरल हियरिंग लॉस, बिकॉज दिस हियरिंग लॉस इज एसोसिएटेड विद न्यूरॉन, सॉरी नर्व, ये नर्व के साथ है। तो देखें, हियरिंग लॉस इन विच द पैथोलॉजी लाइज इन द एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस, और वो हियरिंग लॉस जिसका मसला इनर ईयर के अंदर हो तो उसको क्या कहते हैं? न्यूरल हियरिंग लॉस। क्योंकि जो नर्व है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इनर ईयर से, तो इस हियरिंग लॉस को क्या कहेंगे? न्यूरल हियरिंग लॉस। एमसीक्यूज ये आएगा कि वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व डैमेज द पेशेंट विल डेवलप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हियरिंग लॉस? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, न्यूरल हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ये क्या आंसर इज? न्यूरल हियरिंग लॉस, क्योंकि नर्व का मसला हो। एनी प्रॉब्लम, एनी डैमेज टू द इनर ईयर, उसमें कंडक्शन का इशू होगा कि नर्व का इशू होगा? इनर ईयर के अंदर नर्व इनर ईयर से तो नर्व स्टार्ट होती है। तो एनी पैथोलॉजी इन द इनर ईयर इफ इट कैन कॉज हियरिंग लॉस दैट विल बी लेबल एट न्यूरल हियरिंग लॉस। वो कौन सी हियरिंग लॉस होगी? न्यूरल हियरिंग लॉस। तो फिर ये याद रखें कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये नाम सुना हो या नहीं, PRES, व्हाट इज दिस वर्ड? प्रेस बायोक्यूसिस, ये नाम सुना है? PRES BYCUSIS, प्रेस बायोक्यूसिस इज अ एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। अगर इंसान का एज ज़्यादा होता जा रहा है और एक वक्त आता है कि उसकी जो आवाज़ सुनने की एबिलिटी है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, दैट विल बी नोन एज प्रेस बायोक्यूसिस। यार बूढ़े जो होते हैं वो लेटर इन द स्टेज 70-80 साल में सही आवाज़ सुन सकते नहीं। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस विदाउट एनी ट्रोमा, एनी डिजीज, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोक्यूसिस। तो प्रेस बायोक्यूसिस पैथोलॉजिकल हियरिंग लॉस है कि फिजियोलॉजिकल? ये फिजियोलॉजिकल है, ये एज के साथ होना है। 60 जितना एज ज्यादा होगा उतना हियरिंग लॉस ज्यादा होगी। लेकिन क्यों? बिकॉज विद द एज देयर इज नर्व डीजेनरेशन। जितना एज ज्यादा होता जाएगा तो नर्व क्या होते जाएंगे? डीजेनरेट। इसलिए तो बूढ़े लोगों में ट्रेमर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, बूढ़े लोग सही तरीके से चल नहीं सकते। द रीजन इज कि जो नर्व है उसकी क्या हो रही है? डीजेनरेशन। और याद रखें प्रेस बायोक्यूसिस में अगर हियरिंग लॉस है वो कंडक्शन की वजह से होगा या नर्व की वजह से? इसलिए प्रेस बायोक्यूसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूरल हियरिंग लॉस इन आवर कंट्री। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेस बायो ओके, अकास्टिक न्यूरोमा में हियरिंग लॉस होगा कि नहीं? होगा। अकास्टिक न्यूरोमा इज द कॉज ऑफ कंडक्टिव या न्यूरल? न्यूरल, इट इज द ट्यूमर ऑफ नर्व इटसेल्फ। तो एनीथिंग व्हिच डैमेज नर्व दैट विल कॉज न्यूरल हियरिंग लॉस। ये पॉइंट याद है। ये वेस्टिबुलर का होगा, लेटर इट विल इन्वॉल्व कोक्लियर बट देयर विल बी हियरिंग लॉस। ठीक है, सेम अकास्टिक न्यूरोमा वेस्टिबुलर पार्ट, मतलब ये है, इसका मतलब कि वेस्टिबुलर पार्ट अगर इतना इन्वॉल्व है इसमें कोक्लियर इतना इन्वॉल्व, लेकिन इन्वॉल्व दोनों होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज इन्वॉल्व बाय वेस्टिबुलर पार्ट। ठीक है, लेकिन इन्वॉल्व दोनों होंगे, लेकिन देयर विल बी हियरिंग। कहने का मतलब यह है कि एनीथिंग व्हिच डैमेज द नर्व इट विल कॉज अ हियरिंग लॉस। द क्लासिकल एग्जांपल इज अकास्टिक न्यूरोमा, इट इज पैथोलॉजिकल हियरिंग लॉस बट प्रेस बायोक्यूसिस इज फिजियोलॉजिकल हियरिंग लॉस। चलो ब्रेक करें, बस इंशाल्लाह कल ग्लासोफिरिंजियल प्लस वेगस बहुत बड़ी नर्व है और परसों बहुत छोटी नर्व है 5 मिनट में, तो कल इंशाल्लाह बस ऑलमोस्ट हम क्रेनियल नर्व खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ब्रेक करें।